सेकंड में हम इसमें पढ़ना है जुलाई 1830 की क्रांति के कारण और उसका प्रभाव। ठीक है, अठारह जो फ्रांस से जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, उसमें उसके होने के क्या कारण थे और उसके क्रांति के बाद उसका इफेक्ट किन किस चीजों पर पड़ा, ये चीजों के बारे में चर्चा करना है इस चैप्टर में। थर्ड में हम 1848 की क्रांति पढ़ेंगे। 1848 में जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद इटली का एकीकरण में जिन जिन लोगों का क्या योगदान था, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ। फिर जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार हुआ और उनमें किन लोगों का योगदान था। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय पढ़ना है। और लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, कॉन्ट, गैरीबाल्ड, बिस्मार्क, इन सब का क्या योगदान था, इसके बारे में हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो पर डे मैं एक एक चीज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा तो उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ चैप्टर के एंड में जो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आपके पास अगर बुक होगा 10th का तो आप उसमें देखेंगे। ठीक है, इसी बुक के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको सारी क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करवा दूंगी, क्योंकि या पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो फिर हम आज का इसका शुरू करते हैं। कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि इसमें सबसे पहला शुरू करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है और इसके उसका उदय कैसे हुआ। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला और इसके कारण क्या थे, इन चीजों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। जब तक आप राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक इस चैप्टर को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रमाण है। जब लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये क्या है, ये एक भावना है। ठीक है, एक ऐसी भावना है जो एक विशेष प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति, विशेष उनकी संस्कृति होती है, उनका एक विशेष जात होता है, विशेष सामाजिक परिवेश में रहते हैं। और वो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लोगों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। मतलब कि वो अपने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी जात, ये सारी चीजों को क्या करते हैं, जो लोग होते हैं मानने वाले, इस तरीके की एक ही चीज जो मानते हैं। ठीक है, याद रखना कि जो एक ही संस्कृति को, एक ही जात की हो, एक ही सामाजिक परिवेश उनका समान हो, तो वो क्या होते हैं, उसमें लोग एकता के सूत्र में बनते हैं, बस इस तरह के लोग। ठीक है, और तो ये ही क्या है, जब इस प्रकार का एक समुदाय बनता है, ठीक है, तो एक विशेष क्षेत्र में रहता है और एक ही धर्म, एक ही संस्कृति, सब चीजों को मानते हैं, वो लोग एकता के सूत्र में बनते हैं, तब क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है, और राष्ट्रवाद के उदय में कुछ यहाँ पे मैंने लिखा, ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे किसे, कुछ लॉन्ग यहाँ पे मैंने लिख के यहाँ पे रखा है कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, उनके प्रतिपादक कौन थे, और यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला वो कब से फैला। तो यहाँ पे ये चीज समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक आधुनिक संकल्पना है। राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण के बाद यूरोप में राष्ट्र राज्यों के रूप में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी होगा कि आप पुनर्जागरण आखिर है क्या। ठीक है, यहाँ पे ये आप सबसे पहले समझिएगा रही कि पुनर्जागरण क्या है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। पुनर्जागरण क्या था, यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो सांस्कृतिक, धार्मिक और बहुत तरीके की वहाँ पे प्रगति हुई, जिस अंधकार से लोग निकल के आधुनिकता की ओर बढ़े। ठीक है, और पुनर्जागरण का जो अर्थ होता है वो है फिर से जागना। ठीक है, तो लोग क्या हुआ, लोग का फिर से जागरण हुआ, लोग अंधकार युग से निकल के आधुनिक युग में आना शुरू हुए। ठीक है,
जो पहले लोग धर्म के आड़ में बने हुए थे, ठीक है, एक विशेष प्रकार की संस्कृति को मानते, उस सबसे वो निकले, ठीक है, निकल के एक नई तरीके की सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति हुई, आंदोलन तथा युद्ध ने उन्हें क्या किया, पुनर्जागरण किया, ठीक है, पुनर्जागृत किया, ठीक है, और वो राजनीति से जुड़ने लगे, ठीक है, सब चीजों को समझने लगे नई तरीके से। इस युग में क्या हुआ, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए प्रयोग हुए, ठीक है, लोग क्या हुआ, इसमें परलोकवाद और धर्मवाद से हटकर क्या हुआ, मानवतावाद की ओर बढ़े। मतलब पहले क्या था, धर्म के इसमें बने हुए थे लोग, ठीक है, और मानव यानी मानव के हित में जो चीज होता है उससे लोग बहुत बहुत दूर थे, ठीक है, तो इसे ही क्या बोला गया, धर्मवाद और परलोकवाद। धर्म में की तरफ लोग का रुझान ज्यादा था, उसी को अंधविश्वास को आप बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के थे। और मानवतावाद यानी मानव के विकास के लिए क्या चीजें की जाए, या मानव को एजुकेशन शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार, ये सारी चीजें का क्या था, अभाव था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, यानी लोग फिर से जागे, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ। इसमें क्या हुआ कि लोग क्या हुआ, धर्मवाद से निकल करके मानवतावाद की ओर बढ़े और मानवतावाद को महत्व दिया, ठीक है। लोगों की जो सोच हुई क्या हुआ, वो आधुनिक युग के विचार जीवन शैली अपनाने के लिए, यानी आधुनिक तरीके से उन्होंने क्या हुआ, अपनी जीवन शैली को अपनाना शुरू किया, ठीक है, और जो बताया जैसे उन्होंने अंधकार युग की जीवन शैली से निकलते हुए बाहर आए, ठीक है। उसी के बाद उसी टाइम बताया जा रहा है कि राष्ट्रवाद को जो उदय पुनर्जागरण के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के रूप में हुआ। इसका उदय 18वीं शताब्दी से 19वीं सदी के बीच यूरोप में हुआ, यानी राष्ट्रवाद का जो पुनर्जागरण का काल जो था वो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक था, ठीक है। उसके बाद जब लोगों में नई सोच का संचार हुआ, आधुनिकता की ओर लोग बढ़े, ठीक है, धर्मवाद से लोग थोड़ा दूर हुए, मानवतावाद की ओर लोग बढ़े, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद 18वीं से 19वीं सदी के बीच में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का यहाँ पर उदय कब हुआ, 18 से 19वीं शताब्दी के बीच माना जाता है कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18वीं से 19वीं सदी के बीच यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। पुनर्जागरण काल के बाद लोगों की सोच में थोड़ा चेंजिंग आया, ठीक है, लोग अंधकार से निकल के आधुनिकता की ओर बढ़े। उसके बाद 17वीं शताब्दी तक जो था वो पुनर्जागरण का काल चला। उसके बाद 18वीं शताब्दी से 19वीं सदी के बीच यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है, यानी लोग अपने एक विशेष क्षेत्र में अपने विशेष संस्कृति, विशेष सामाजिक परिवेश, विशेष प्रकार की जाति की ओर मतलब लोग क्या हुआ, आगे बढ़े। तो उसी के हिसाब से क्या हुआ, राष्ट्रों का जो हुआ गठन हुआ। जो राष्ट्र राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका कहने का मकसद यही है कि राष्ट्र राज्य का गठन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्र राज्य का जो गठन होगा वो उसमें लोग एक ही जाति के लोग हो, या एक ही धर्म के लोग हो, या एक ही सामाजिक परिवेश के लोग हो। कितना भी हर आज के युग में भी आप देख सकते हैं कि जो भी देश वहाँ पे भले से किसी एक धर्म के, किसी एक सामाजिक परिवेश के लोग की बहुलता हो, लेकिन वहाँ पे अन्य धर्म लोग भी वहाँ पे रहते हैं, अन्य जाति के लोग, अन्य संस्कृति के लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रवाद जब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब राष्ट्रवाद इंसान के सर पे चढ़ के बोले तो वो क्या होती है, विविधता क्या होती है, नष्ट होने लगती है। मतलब वो लोग क्या होते हैं, राष्ट्रवाद के आड़ में लोग क्या करते हैं, अपने धर्म, जाति और लोग को सपोर्ट करते हैं, और वो दूसरी जाति धर्म वाले लोगों के बीच में एक समझिए खाई पैदा हो जाती है, एक नफरत की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए राष्ट्रवाद का जो कहा जाता है सर पे चढ़ के बोलना, ये थोड़ा गलत है। ये एक क्या होता है, बाद में हिंसा का रूप धारण करता है, ठीक है, लोगों में घृणा पैदा होती है। तो ये क्या होता है, ये विविधता को नष्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखा हुआ है, तो पुनर्जागरण काल के बाद यूरोप में जो राष्ट्र राज्यों का जो उदय हुआ,
उसमें क्या हुआ, एक समान धर्म के लोग, एक समान संस्कृति के लोग का एकता के सूत्र में बंधे, ठीक है। और जो 18वीं से 19वीं सदी के बीच में यूरोप में बहुत सारे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसके जो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद के जो संस्थापक या प्रतिपादक आप बोले वो क्या कौन थे? जॉन गोटफ्रीड हार्डर थे, ठीक है। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है, जॉन गोटफ्रीड हार्डर। ये क्या थे? एक राष्ट्रवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया, या आप इसको बोल सकते हैं कि उन्होंने एक राष्ट्रवाद का एक परिभाषा देने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद के तहत क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने जो बताया यहाँ पे मैंने लिखा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। उन्होंने ये अपने सिद्धांत में बताया, ठीक है। राष्ट्रवाद को उन्होंने इस तरह परिभाषित किया, बोल सकते हैं आप, या सिद्धांत उनका आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि राष्ट्र केवल क्या है, एक जो राष्ट्र बनता है, जो एक राष्ट्र का नए राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, एक समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म या एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, यानी जो चीजें वो सारी समान चीज होती है, चाहे वो धर्म हो, नस्ल हो, भाषा हो, उनका संस्कृति हो, सारी चीजें एक समान होती है, तब क्या होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ये इन्होंने सिद्धांत दिया, या इसको आप राष्ट्रवाद को परिभाषित समझ सकते हैं कि इनके द्वारा इसको राष्ट्रवाद को की परिभाषा दी गई, इसके द्वारा जॉन गोटफ्रीड हार्डर के द्वारा, ठीक है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो केवल समान भाषा, समान धर्म, क्षेत्र से बनता है, किंतु इस आधार पर जब समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो तनाव, उग्रता को बल मिला। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया तो कि कोई भी राष्ट्र है, ठीक है, जैसे कि आप इंडिया का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए। हमारा इंडिया जो है, यहाँ पे क्या है, हिंदू धर्म की बहुलता है, लेकिन यहाँ पे अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, सबकी संस्कृति अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग रहने सहने का ढंग, सामाजिक परिवेश सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक क्या है, इंडिया एक राष्ट्र है, ठीक है। हिंदू धर्म की बहुलता तो है, लेकिन यहाँ पे अन्य धर्म के लोग और भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब ये क्या होता है, लेकिन इस चीजों को और क्या, जैसे कि मैंने बताया कि जब इस आधार पर समरूपता, यानी इस आधार पर जब राष्ट्र की परिभाषा दी गई तो क्या हुआ, तनाव और उग्रता को बल मिला। यानी अब जैसे इंडिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो अदर संस्कृति के लोगों को, अदर धर्म के लोगों को अगर वो ठीक है, अगर वो क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, या सिर्फ अपने धर्म के लोगों का एकता के क्षेत्र में बनते हैं, या वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, ये घृणा की भावना पैदा होगी, ठीक है। तो किसी भी राष्ट्र का जो वो परिभाषा है वो इस तरीके से नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद अगर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर चल के बोले तो वो क्या हो सकता है, एक तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है, लोगों के बीच घृणा की भावना पैदा कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि जॉन गोटफ्रीड जी ने जो परिभाषा दिया था या सिद्धांत दिया था कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है, किंतु इस आधार पर जब समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो तनाव और उग्रता को बल मिला। जब राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक अवधारणा को जोर जबरदस्ती लागू कराया गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जब ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणा को जोर जबरदस्ती लागू करवाया गया तो यह अति राष्ट्रवाद या अंतरराष्ट्रवाद कहलाया, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई लोग अपनी धर्म को, अपनी संस्कृति को किसी दूसरे के ऊपर
थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, लेकिन जब अदर धर्म वाले अपनी संस्कृति और धर्म को बजो बहुल मात्रा में किसी राष्ट्र में है, ठीक है, और वो अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को किसी दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करें, किसी अदर संस्कृति वाले अदर धर्म वाले लोगों पर जब वो उसे थोपने की कोशिश करें कि नहीं तुम्हें मेरे धर्म को मानना है जबरदस्ती, तो ये क्या हो जाता है, एक अंध राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद कहलाता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब कोई लोग अपनी संस्कृति को, ठीक है, किसी दूसरे अपनी संस्कृति को या अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म या संस्कृति के लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं या उसे जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, एक अंध राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है, या अंध राष्ट्रवाद कहलाता है या अति राष्ट्रवाद कहलाता है, जो क्या करता है, जो विविधता को नष्ट करता है। विविधता का मतलब है कि जब एक ही क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र में जब बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे भाषा के लोग, बहुत सारी संस्कृति के लोग, बहुत सारी जाति के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ सूत्र में बंद कर रहते हैं, ठीक है, मेल मिलाप से रहते हैं, तो एक वो क्या होता है, एक राष्ट्र बनता है, ठीक है। और अगर इन लोगों के बीच में अगर फूट पैदा हो जाए या जो किसी राष्ट्र में कोई लोग अगर क्या उस तरीके समझ लीजिए कि जबरदस्ती कोई राष्ट्र में कोई बहुल मात्रा में है, जैसे कि इंडिया में अगर हमारे हिंदू भाई लोग हैं, अगर वो जबरदस्ती अपने धर्म को किसी दूसरे के लोगों पर थोपने की कोशिश करे या संस्कृति को मनवाने की कोशिश करे, तो इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पर की जो विविधता है, ठीक है, वो नष्ट होगी, लोगों के बीच घृणा की भावना पैदा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक अति राष्ट्रवाद कहला जाएगा, ठीक है। राष्ट्रवाद जैसे कि मैंने बता दिया, एक समान धर्म, समान संस्कृति, हमारे परिवेश के लोग एक साथ स्थिति में बनते हैं तो राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन इसका अति क्या, तो आप बोलिए सर पर चढ़ के बोलना, वो क्या करता है, लोगों के बीच घृणा की भावना पैदा करता है, लोगों के बीच तनाव पैदा करता है, उग्रता की भावना पैदा करता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो राष्ट्रवाद होता है वो क्या होता है, अंध राष्ट्रवाद कहलाता है, अगर आप अपनी संस्कृति को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपते हैं, ठीक है। इसका अर्थ हुआ, यहाँ पे और भी बताया के मेंशन किया हुआ है मैंने, इसका अर्थ हुआ है कि जब राष्ट्रवाद चरम मूल्य पर पहुंचता है तो सांस्कृतिक विविधता नष्ट होने लगती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट में कि जब राष्ट्रवाद, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, लेकिन पहले मैंने आपको बता दिया कि जब राष्ट्रवाद क्या होगा, जब राष्ट्रवाद चरम मूल्य पर पहुंचता है, यानी जब एक राष्ट्र जो वहाँ पे जो बहुल मात्रा में जो लोग हैं, जो एक संस्कृति के, एक धर्म के, एक सामाजिक परिवेश के हैं, जब ये चीज़ उनके दिमाग में जमकर बैठ जाएगी और सच चढ़ के बोलना शुरू होगी, तो वो क्या करेगी, उस राष्ट्र में रहने वाले जो वहाँ पे कम मात्रा में लोग हैं, कम मतलब उस राष्ट्र में अगर जो अदर धर्म के लोग हैं जिनकी वहाँ पर संख्या कम है, और वो भी एक राष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन अगर जो बहुल धर्म बहुल मात्रा में है लोग, अगर वो अपनी संस्कृति ऊपर थोपेंगे तो क्या होगा, सांस्कृतिक विविधता नष्ट होने लगेगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। यानी विविधता का मतलब बताया कि एक एरिया में जब बहुत सारे धर्म, संस्कृति, जाति, नस्ल, भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते तो वो विविधता है, मिलकर रहते तो वो विविधता है, ठीक है। और जब राष्ट्रवाद जब अति चरम अवस्था में पहुंच जाए, यानी सर चढ़ के बोलने लगे तो ये विविधता क्या होगी, इस राष्ट्र की विविधता नष्ट होने लगती, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद आखिर ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने बता दी। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलाव किस प्रकार हुआ ये देख लेते हैं और किन लोगों की इसमें भूमिका थी, ये चीजें हम आगे पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रवाद आधुनिक, जैसे यहाँ पे हाँ लिखा हुआ कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक विकृति का परिणाम है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या राजनीतिक जागृति का परिणाम है।
इसकी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए एक वाहक बनती है, यानी एकता के सूत्र में उन्हें बांधती है। अब चलिए यूरोप में पढ़ लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रीय की भावना। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का या राष्ट्रीयता की भावना का जो फैलाव हुआ, वो क्या हुआ, वो फ्रांस की जो राष्ट्र क्रांति हुई, ठीक है, और नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ और वहाँ पे जो राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ, उसमें जो उसके उदय का जो मुख्य कारण था, वो था फ्रांस की राष्ट्र क्रांति, ठीक है। फ्रांस में जो क्रांति हुई और नेपोलियन के आक्रमण हुआ। नेपोलियन जो थे क्या कहते हैं, फ्रांस के, उन्होंने राष्ट्रवाद को बहुत हवा दी थी, यानी उनकी जो नीति थी, उससे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बहुत फैलाव हुआ और फ्रांस की राष्ट्र में जो क्रांति हुई, जो वहाँ पे बुर्बो वंश का जिस प्रकार से अंत किया गया। वंशनुगत शासन पहले फ्रांस में चलता था, या यूरोप में हर जगह पे जैसे रूस में जार का शासन चलता था, उसी प्रकार फ्रांस में भी वंशनुगत, यानी एक वंश के लोग बहुत दिन तक शासन करते रहते थे। वहाँ पे आम जनता को या किसान को, व्यापारी लोगों को राजनीति में भाग लेने का कोई मौका नहीं मिलता था। तो इसी सब के वजह से क्या हुआ, फ्रांस में 1830 की 1848 की क्रांति हुई, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का फैलने का जो कारण था, उसमें एक मुख्य कारण ये था, फ्रांस की राष्ट्र क्रांति और नेपोलियन की आक्रमण। नेपोलियन ने जो बहुत सारे देशों पर अपना आधिपत्य जमाया और उन्हें अपने कब्जे में लिया, अपने राष्ट्र का फैलाव किया, यानी क्योंकि वो फ्रांस के थे तो उन्होंने अपने फ्रांस राष्ट्र का क्या किया, दूसरे साम्राज्यवाद की नीति। आप जानते हैं, जब एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा कर लेता है वहाँ सारी चीज़ों पर, तो ये क्या हुआ, साम्राज्यवाद हुआ। तो नेपोलियन ने जब आक्रमण किया दूसरे देशों पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिस्र हो गया, पिरामिड हो गया, नील नदी पर, सर्डिनिया पर, ये सारी जगहों पर उन्होंने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी और अपने साम्राज्य का इसको हिस्सा बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी, यूरोप के लोगों के माइंड में बैठ गई, ठीक है। और सब राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र के प्रति उनमें, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अपने राष्ट्र, अपने धन के प्रति एकता की भावना पैदा होने लगी, ठीक है, कि दूसरे देश के लोग मेरे देश पे क्यों कब्जा करेंगे, ठीक है। तो हमें एकता के सूत्र में बंधना है और दूसरे साम्राज्यवाद नीति को खत्म करना है। तो इस प्रकार एक राष्ट्र के लोग क्या हुए, एकता के सूत्र में बंधे, ठीक है। बाहर के देशों को के लोगों को, मतलब वो हमारे देश का पर कब्जा या कब्जा ना करें, ये तरीके की लोगों के माइंड में चीज़ें आने लगी, जो राष्ट्रवाद, इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। जो राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का फैला हुआ, इसमें नेपोलियन का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 28 जून 1830 में फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हुआ, इसे जुलाई की फ्रांस की क्रांति कहते हैं। इस प्रकार बुर्बो वंश शासन का वहाँ पे अंत हुआ, ठीक है। 1871 में इटली का एकीकरण मेजनी, कबूर, गैरीबाल्डी और एमनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण हुआ। राष्ट्रवाद की स्थापना का जो बीज रोपण है, यूरोप में पुनर्जागरण काल जो 1789 को फ्रांसीसी क्रांति से या उन्नत रूप में प्रकट हुई, जैसे कि मैंने बताया फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की नीति। नेपोलियन की जो नीति थी, दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने की, आक्रमण करके, तो ये सारी नीति क्या थी, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का फैलाव हुआ, जिसके कारण कुछ चीज़ें इसमें और मैं बता देती हूँ। राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना फैलती थी। नेपोलियन जो थे, वो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, उन्होंने 15 अगस्त, उनका जो जन्म था वो 15 अगस्त 1769 में फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो नेपोलियन के बारे में बता देती हूँ। उनका जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को
1769, 1769 को, ठीक है, फ्रांस के अजेंसिया में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और नेपोलियन जो थे वो क्या थे, वो विदेशी मतलब जो उनके बाहर देश के जो दुश्मन लोग थे या शत्रु उनको बोल सकते हैं, भगाने के लिए मतलब उनको दबाने के लिए या उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए ये सारी चीजें उन्होंने की, ठीक है। 27 वर्ष की उम्र में वो क्या हो गए, 27 वर्ष की उम्र में वो फ्रांस के फ्रांस आर्मी ऑफ इटली के सेनापति बनकर खड़े हुए, ठीक है, सेनापति बनाया गया उन्हें, फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली के सेनापति बने और उन्होंने सर्डिनिया पर विजय प्राप्त की। क्या की उन्होंने, सर्डिनिया पर उन्होंने विजय प्राप्त की। हाँ मजर कहाँ चले का बाहर तो सर्डिनिया पर उन्होंने विजय प्राप्त की। आगे चल के उन्होंने ऑस्ट्रिया पे, पिरामिड पे, नील नदी पे, मिस्र पे, ये सारी जगह पे उनका इन सारे राष्ट्रों पर उनका अधिकार हो गया। और 1799 को फ्रांस के क्या हुए, वो सम्राट बने, ठीक है। जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा उन्हें पराजित किया गया, ठीक है, तब वहाँ पे 1815 से जो 1848 के वर्ष का टाइम था वो मेटरनिक युग कहलाता है, ठीक है। जो मेटरनिक कौन थे, ऑस्ट्रिया के थे। तो 1815 से 1848 का जो युग है वो मेटरनिक युग कहलाता है। और ऑस्ट्रिया जो 1815 के पहले नेपोलियन का जो द्वारा जो राष्ट्रवाद का फैलाव किया गया था, यानी राष्ट्रवाद का जो लोगों पे माइंड में राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जो पैदा हुई थी, वो क्या हुआ था 1815 के बाद जब वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन पराजित हुए, ठीक है, और उसके बाद मेटरनिक का युग शुरू हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रिया के जांच मेटरनिक बने और वो क्या थे, एक प्रतिक्रियावादी नेता थे, यानी आप बोल सकते हैं कि वो कुलीन तंत्र में यानी कुलीन शासन में रखते थे और राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र से वो नहीं मानते थे इन चीजों को, ठीक है। और उनकी जो नीति थी वो इसकी मेटरनिक की वो क्या थी, शासन करो और बदलाव ना हो, यानी वो वंशगत शासन के सपोर्टर थे, आप समर्थक बोल सकते हैं, इसको समर्थक थे, ठीक है। और नेपोलियन ने जो राष्ट्रवाद की भावना का जो यूरोप के लोगों में पैदा किया था, यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का जो फैलाव किया था, वो इसके घोर विरोधी थे, ठीक है। गणतंत्र प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसके ये घोर विरोधी थे, ठीक है। और वो फिर से क्या करना चाहते थे, फिर से पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि जब 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ और मित्र राष्ट्रों द्वारा क्या हुआ, उसको मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जो थी हमारे मिल करके फ्रांस को हार मिली थी वहाँ पे, ठीक है। और नेपोलियन जो थे उन्हें सेंट हेलेना इस जगह थी, वहाँ पे क्या कर दिया गया था, वहाँ पे उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। सेंट हेलेना द्वीप में उन्हें निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। उनकी मृत्यु के संबंध में बहुत सारी बातें, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उन्हें आर्सेनिक की गोली देके मृत्यु के, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें पेट के कैंसर की कारण मृत्यु हुई, तो वो अलग अलग मिथक की है। और तो वहाँ पे वाटरलू युद्ध के बाद 1815 में वियना में जो सम्मेलन हुआ, वहाँ पे जो मेन भूमिका में आए वो क्या थे, चार्ल्स मेटरनिक थे जो ऑस्ट्रिया के थे, और ये क्या थे, एक प्रतिक्रियावादी थे। और जो नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन ने जो युद्ध
के बाद जो गणतंत्र और प्रजातंत्र का जो दौर शुरू किया था, राष्ट्रवाद में जो भावना का उदय हुआ था, वो क्या करते थे, इस चीजों को वो दबाना चाहते थे, ठीक है। और वो पहले से पुरातन व्यवस्था यानी जो पहले चलती थी पुनर्जागरण के काल के टाइम में, पुरातन व्यवस्था जिसमें वंश, एक ही वंश के लोग शासन किया करते थे, आम जनता का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता था, यानी आम जनता के लोग, किसान, व्यापारी, ये सारे लोग, राजनीति में उनका कोई भी योगदान नहीं होता था, यानी वो भाग नहीं ले सकते थे, और एक ही वंश के लोग कंटिन्यू शासन करते रहते थे। तो मेटरनिक जो थे वो पुरातन व्यवस्था के समर्थक थे, और उन्होंने नेपोलियन युग खत्म होने के बाद यानी 1815 के बाद वो फिर से यूरोप में और अन्य राष्ट्रों में वो क्या करते थे, पुरातन व्यवस्था की फिर से स्थापना यानी पुनर्स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इटली पर अपना आधिपत्य यानी इटली पर अपना शासन स्थापित किया, और कई इटली को क्या किया, उन्होंने कई राज्यों में विभक्त कर दिया, जैसे कि सिसिली और नेपल्स का जो प्रदेश था, वहाँ पे क्या किया, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनांड को दे दिया था सिसिली और नेपल्स को। और लोम्बार्डी एवं वेनेशिया जो पर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने अपना प्रभुत्व रखा, यानी उस पर अपना प्रभुत्व आधिपत्य स्थापित रखा। परमा, मेडोना, टस्कनी ये और हैप्सबर्ग का जो ये परमा, मेडोना, टस्कनी के जो प्रांत थे, उसे क्या हुआ, हैप्सबर्ग के राजवंश को दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, इटली जो एक राष्ट्र था, ठीक है, उसे उन्होंने अलग अलग राष्ट्रों में, तो अलग अलग मतलब उसके क्षेत्र को, उसका जो क्षेत्र था उसे अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया, उसे बंटवारा कर दिया, बंटवारा करके कुछ उसके कुछ प्रदेश जैसे कि नेपाल और सिसिली बुर्बो वंश को दे दिया, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। बुर्बो वंश कौन था, जो फ्रांस में शासन करता था, जिसे 1830 की क्रांति के बाद हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन 1815 में जब मेटरनिक का युद्ध था, तो उन्होंने इटली के कुछ राज्यों को क्या किया था, बुर्बो वंश को दे दिया था, जिसमें सिसिली और नेपल्स था, ठीक है। और रोम का जो आसपास का एरिया था, उसे पोप को दे दिया था, यहाँ पोप यानी जो पादरी हुआ करते थे उन्हें दे दिया था। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो था, वो ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपने अंडर में रखा था उसे, ठीक है, अपना प्रभुत्व रखा था उस पर। परमा, मेडोना, टस्कनी को हैप्सबर्ग के राजवंश को दे दिया था, ठीक है। तथा जिनेवा, सर्डिनिया, पिडमोंट के राज्यों में संकलित कर दिए गए थे। तो इसका कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रवाद की भावना जो लोगों में पैदा हुई थी, जो इटली जो जिसमें हम पढ़ेंगे आगे, हम इटली के एकीकरण में पढ़ेंगे कि फिर से इटली ने अपने राज्यों को सरकार एकीकृत किया, यानी अपने अंडर में लिया, और उसमें किन किन लोगों का योगदान था। तो यहाँ पर ये जो बताने का मकसद है कि नेपोलियन ने जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, उसे 1815 के बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर मेटरनिक थे, उन्होंने इसको समाप्त करने की कोशिश की, और एक राष्ट्र इटली को क्या किया, विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया, अलग अलग राज्यों में विभक्त करके उसे अलग अलग लोगों को दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जो भावना थी उसको ठेस पहुंची, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को क्या गई यहाँ पर ठेस पहुंची। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक चली नहीं। जब 1815 से 1800 मेटरनिक का युग कब तक, 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग के रूप में जाना जाता है यूरोप में, ठीक है, क्योंकि जो मेटरनिक थे उनका 1815 से लेकर के 1848 तक एक यूरोप में बहुत शक्तिशाली आप बोल सकते हैं शासक, उसको बोल सकते हैं कि यूरोप में वो उभर कर आए थे, और उनकी जो नीति थी बांटने वाली नीति, ठीक है, वो पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने की जो नीति थी, इसे ही लेके वो आगे बढ़े। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना का जो उदय नेपोलियन ने जो करके गए थे, वो समाप्त होने वाली थी नहीं, ठीक है। लोगों में अपने देश, अपने धर्म, अपने जाति लोगों के प्रति क्या थी, प्रेम की भावना थी। तो 1848 के बाद जो मेटरनिक युग समाप्त होने के बाद क्या हुई, फिर से राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। तो यूरोप
तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने चर्चा की कि राष्ट्रवाद क्या था और यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलाव किस प्रकार हुआ। तो इसमें नेपोलियन का बहुत फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में। ठीक है। और मेटरनिक जब आए, जब नेपोलियन को मिस्र राष्ट्र के हार का सामना करना पड़ा वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में। तो क्या हुआ, मेटरनिख का युग शुरू हुआ। और मेटरनिख क्या थे, एक प्रतिक्रियावादी नेता थे और उन्होंने फिर से पुरातन व्यवस्था को पुनर्जागरण करने का पुनर्जागरण यानी पुनर्स्थापित यानी फिर से स्थापित करने का क्या किया, प्रक्रिया शुरू किया। ठीक है, जिसमें बहुत हद तक वो सफल हुए। यूरोप में जो 1815 से 1848 तक का जो युग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेटरनिक युग के रूप में जानते हैं। तब 1815 से 1848 का जो युग है वो क्या है, मेटरनिक युग कहलाता है। मेटरनिक युग, ठीक है। मेटरनिक युग के रूप में आप इसे जान सकते हो। ठीक है। और ये क्या थे, इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जो नेपोलियन के द्वारा शुरू किए उसकी युद्ध नीति के द्वारा, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, जो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी वो उसे खत्म करने में नाकाम रहे। आगे जाकर के हम 1830 की और 1848 की फ्रांस की क्रांति जो हुई है उसे हम जानेंगे कि उसमें और किस प्रकार से किस वंश का वहाँ पर खात्मा हुआ, यानी कौन सा वंश वहाँ पर खत्म हुआ और कौन सी वंश वहाँ पे आए। और इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ चीजें अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रवाद से संबंधित जैसा कि मैंने बताया कि जब ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगी, जिसमें जब ये चैप्टर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीजें जो मैं कंप्लीट कर दूंगी, राष्ट्रवाद, जुलाई 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय किस प्रकार हुआ, और इन सारी चीजों, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिख, इन सारे का क्या क्या योगदान था, ये सारी चीजें जब ये चैप्टर पूरा इस पूरे चैप्टर में ये चीजें पढ़नी है। ठीक है। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपके पास बुक होगा 10th का बिहार बोर्ड का, तो आप उसमें देख सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। और आप देख करके वहाँ पर जो चीजें आपको समझ में ना आई हो वहाँ पे आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन जो भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हैं इसका मैं आपको PDF बना करके सेंड कर दूंगी। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर इसी चैप्टर के साथ। कल इसको हम पढ़ेंगे। कल जुलाई 1830 की क्रांति के कारण और प्रभाव। आप पहले से इसके बारे में कुछ पढ़ के आइए जिससे आपको चीजें समझ में आए। तब तक के लिए 12 क्लास यहाँ पे एंड होता है। ठीक है।
एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करता है, और एग्जाम्स में आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।